हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों। तो आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है 7th स्टैंडर्ड के साइंस का न्यू बैच का, जिसका नाम है चैप्टर 14 एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। इस चैप्टर को आज फाइनली हम कंप्लीट कर देंगे, यानी आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आवाज़ में थोड़ा सा आपको चेंजेस महसूस होगा क्योंकि मेरी आवाज़ काफ़ी दिनों से बैठी हुई है। प्लस रीज़न ये था कि बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था एंड उसके कारण मेरा थ्रोट इन्फेक्शन भी हो गया एंड थ्रोट इन्फेक्शन अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। पिछले कुछ दिनों से मैं ठीक से वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ। आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट टू स्पीक। जितना ज़्यादा ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मुझे खांसी आ रही है, कफिंग आ रही है, तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। पिछले मैंने 2-3 दिन से ट्राई किया 7th का वीडियो, 8th का वीडियो, मैथ्स का जो मैंने बनाया है वो आप देखोगे तो उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैं इतना कफ कर रहा हूँ, इतना खांस रहा हूँ कि मेरे को बोलने भी नहीं हो रहा है। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने बनाया हुआ है। जस्ट कल परसों में ही अपलोड हुआ रहेगा, मतलब आज के 1-2 दिन पहले ही वीडियोस, जिस दिन ये जा रहा है उसके पहले अपलोड हुआ रहेगा, तो जरूर से देख लेना। ठीक है, चलो बाकी बातें होते रहेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा सपोर्ट और प्यार देते रहना, आशीर्वाद देते रहना, ब्लेसिंग्स देते रहना, ताकि मैं जल्द से जल्द अपने पुराने फॉर्म में, पुराने वर्जन में आ सकूँ और आपके सामने बेस्ट तरीके से आपके लिए वीडियोस भी बना सकूँ। ठीक है, तो चलो बाकी बातें और भी कभी करेंगे, लेकिन हम इस चैप्टर की जो लास्ट लेक्चर है इसको हम लोग देखते हैं। काफ़ी छोटा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि इसके पहले 2 लेक्चर हमने कवर किया, आज थर्ड लेक्चर है। इसके पहले के 2 लेक्चर में हमने देखा था कि एलिमेंट्स क्या होता है एलिमेंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं ये हमने देखा। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ये सब चीज़ हमने देख लिया था। आज थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन मिक्सचर, कौन कौन से टाइप के मिक्सचर्स होते हैं और मिक्सचर्स में भी क्या मेथड्स होता है सेपरेट करने का, वो हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक से जिसका नाम है मिक्सचर। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट डू मीन बाय मिक्सचर। अब मिक्सचर का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मिक्सचर मतलब मिश्रण। हिंदी में हम इसको बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है कोई चीज़ को मिक्स करना। एलिमेंट्स हमने देखा था कि एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जब एटम्स मिलते हैं एक ही पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस का, तो वो क्या बनाता है, एक एलिमेंट बनाता है। जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाता है। लेकिन मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज़ को समझो आप लोग, कि मिक्सचर जो है वो फॉर्म होता है बाय मिक्सिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड। यानी आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट ले लो, 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड ले लो, किसी भी तरीके से कोई भी प्रपोर्शन में आप उसको बस मिला दो, मिक्स कर दो और एक नया चीज़ बना दो, तो वो जो नया चीज़ बनता है वो क्या बनता है, मिक्सचर होता है। और हमेशा याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे ही बताया कि द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, मिक्सचर में जो भी प्रपोर्शन होता है वो कोई फिक्स नहीं होता, आप कितना भी आपके मन के हिसाब से डाल सकते हो। जिसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था भेल। आपको पता है, अगर आप मुंबई में रहते हो या फिर महाराष्ट्र में भी रहते हो, तो भेल बहुत फेमस डिश है हमारे महाराष्ट्र के लोगों के लिए। तो हम भेल खाते हैं, भेलपूरी खाते हैं, करेक्ट है। तो एक होता है भेलपूरी जो रगड़ा पीटी, भेलपूरी, पानीपूरी, वो सब मिलता है। और एक नॉर्मल भेलपूरी जो होता है वो पर्टिकुलर ट्रेन में, हम जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं अक्सर, कोई भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो एक भेल वाला आता है, तो हम उनको बोलते हैं कि भैया एक भेल बना दो। ठीक है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो थोड़ा अपने हाथ से अंदाजा के हिसाब से वो कुरमुरा, जो व्हाइट कलर के कुरमुरे होते हैं ना, चावल, पफ राइस बोलते हैं उसको, वो निकालता है, वो उसमें डालता है, ऐसे कागज़ का ट्राइंगल शेप में कोन जैसा बनाता है, उसके अंदर कुरमुरा डालता है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा नमकीन डालता है, सेव डालता है, थोड़ा सा शिंगदाने डालता है, थोड़ा सा वो दाल होता है, दाल वो डालता है। ठीक है, थोड़ा सा नमक डालेगा, थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देगा और उसको ऐसा ऐसा शेक कर देगा। तो क्या उसने जो भी चीज़ डाली, क्या उसका रेशियो फिक्स था? क्या मुझे जो भेल बना के उसने दिया होगा और समझ लो कोई दूसरा पर्सन है उसको भी भेल बना के दिया होगा, तो एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ दाल, सेम अमाउंट ऑफ नींबू या फिर नमक होगा? नहीं। इवन हमारे घर में जो मम्मी खाना बनाती है हमारे घर पे डेली, ठीक है, वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले कि आज जैसी दाल बनी है, हो सकता है कल थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की दाल बन जाए। आज जितना नमक डाला है हो सकता है नमक भी 19-20 का फर्क हो जाए, मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं हो सकती। तो ऐसे चीज़ को बोला जाता है मिक्सचर, यानी कोई ऐसी चीज़ 2 या 3 चीज़ को मिला के कोई चीज़ बनाओ और उस चीज़ में कोई चीज़ का प्रपोर्शन फिक्स ना हो, ऐसे चीज़ को हम कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं बच्चा? मिक्सचर कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, देयर इज नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। अक्सर हमने देखा कि जब कंपाउंड बन रहा था तो कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स का एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था। मैंने बताया था कि सोडियम है Na और क्लोरीन है Cl, तो Na और Cl जब केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं तो जाके NaCl बन रहा है, यानी सोडियम क्लोराइड, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जो नमक है हम जो खाते हैं, वो बन रहा है। मतलब देयर आर सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, बट यहाँ पे मिक्सचर में अगर आप देखोगे ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, क्या समझ में आया कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होता और कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बन रहा है यहाँ पे।
आप जो बना रहे हो कि दो एलिमेंट को मैंने कंबाइन किया तो एक बिल्कुल अलग नया प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चीज़ डाल रहे हो वही है उसमें, जैसे आपने भेल डाला तो भेल ही है उसके अंदर, यानी बस उसका नाम भेल रख दिया, लेकिन कंस्टिट्यूएंट क्या है जो आपने डाला, कुछ नया चीज़ नहीं बन रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। समझ में आ गया? अब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे तो मिक्सचर के बारे में और ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं दी हुई है, ठीक है, जो कि आप हो सकता है हायर स्टैंडर्ड में जब जाओगे, 8 में 9th में जब जाओगे सॉरी, तो आप थोड़ा सा स्टडी करोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें दिया है कि अगर मान लो कि हमारे पास मिक्सचर है, कोई भी चीज़ का मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड का, सॉलिड का, अगर कोई मिक्सचर है तो उसके अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, चाहे वो एक एलिमेंट हो, चाहे वो एक कंपाउंड हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस क्यों ना हो, अगर उसके अंदर वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो उन कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देर आर सम मेथड्स बाय मीन्स ऑफ विच हम क्या कर सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उस मिक्सचर के अंदर, उसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। यानी मान लो कि मैंने एक भेल बनाया, तो भेल बनाने के बाद सब चीज़ मिक्स हो गया, अब मुझे वापस से सिंगाने को अलग करना है, लेमन को अलग करना है, मान लो कुरमुरे को अलग करना है, तो ऐसा कुछ मेथड है क्या कि हम डाल दें और वो अलग हो जाए? तो यस, देर आर सम मेथड्स जिससे हम कोई मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। मैं भेल की बात नहीं कर रहा हूँ, भेल एक जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल है, भेल कोई मिक्सचर नहीं है। मतलब हाँ, यस इट इज़ ए टाइप ऑफ मिक्सचर, बट साइंटिफिक स्टडी में भेल का एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। तो देर आर 4 मेथड जो हमें स्टडी करना है। पहला मेथड है मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग द सेपरेशन फनल और सेपरेटिंग फनल, तीसरा मेथड है मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, और चौथा मेथड है आपका मेथड ऑफ क्रोमैटोग्राफी। तो आइए ये चारों को एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक है, बहुत ऊपर ऊपर से आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहला जो मेथड आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जो कि है मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। अब मेथड ऑफ डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हमें क्या मिल जाता है, डिस्टिल्ड वाटर मिल जाता है। क्या मिल जाता है दोस्तों? डिस्टिल्ड वाटर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। ये मेथड ऑफ डिस्टिलेशन को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। बहुत इजी, मैं थ्योरेटिकल कुछ चीज़ लिख के नहीं लाया हूँ, मैं सीधा आपको डायग्राम से ही समझा दूंगा और आपको समझ लेना है, और इसके ऊपर जो भी थ्योरेटिकल चीज़ आपके सिलेबस में दी हुई है, नोट्स में दी हुई है, उसको आप स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास है एक राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको क्या बोला जाता है, राउंड बॉटम फ्लास्क। एक मिनट, इसको क्या बोला जाता है, राउंड बॉटम फ्लास्क। ये जो आपका है, ये फ्लास्क है, नीचे से कांच का, पूरा कांच का, ये ऊपर से नीचे से फुला हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या ले लिया दोस्तों, सॉल्ट वाटर, यानी नमक वाला पानी ले लिया। अब आप देखोगे तो इसको इस तरीके से अटैच करके रखा है स्टैंड की हेल्प से, कि नीचे एक बर्नर लगा हुआ है। बर्नर मतलब कुछ ऐसा है कि जो उससे आग निकले, जैसे हमारे गैस का बर्नर होता है वैसे एक बर्नर लगा है जिसमें से आग निकल सकता है। तो इसको बॉटम फ्लास्क को यहाँ से एक ऐसा कांच का अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि यहाँ से एक होल है और इधर से एक कांच का पाइप कनेक्टेड है, सो दैट ये पूरा पाइप जो है यहाँ तक जा रहा है। और इस पाइप के ऊपर एक कवरिंग दे रखी है इन्होंने, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये पाइप के ऊपर जो है ये एक ऐसी कवरिंग दे रखी है। ये कवरिंग क्या है, ये भी एक कांच का है जिसके अंदर ठंडा पानी जो है वो फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, इसके अंदर भी ठंडा पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर से वो ट्यूब जा रहा है। मतलब एक ट्यूब है जिसके अंदर से कुछ चीज़ जाएगी जो मैं आपको बताऊंगा, और उसके ऊपर से एक ठंडा पानी का जैकेट लगाया हुआ है ताकि वो फ्लो हो सके, ठीक है। सॉरी, ठीक है। देखो अगेन मैंने बोला थ्रोट इन्फेक्शन है, तो मैं जैसा ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरे को खांसी आ रही है, लेकिन टेंशन मतलब मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, आवाज़ मेरी आ रही है परफेक्टली? ओके, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेना अगर स्लो आ रही होगी तो, और स्पीड को भी बढ़ा लेना। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इस नमक वाले पानी में, सॉल्ट वाटर को मैं बहुत ज़्यादा हीट करने जब लगूंगा, तो मैं हीट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक पता होगा कि जब भी पानी गर्म होता है, चाहे वो सॉल्ट वाटर क्यों ना हो, उसमें से भाप निकलता है, यानी वेपर्स निकलता है। तो जैसे ये पानी क्या बोलते हैं, हीट होएगा बहुत ज़्यादा, एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उसका 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है। तो जब बॉईल होता है तो उसके अंदर से जो वेपर्स है ना वो निकलना यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वेपर्स जो है धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि जो वेपर्स होता है वो भी एक पानी का ही चीज़ है, लेकिन वो वेपर फॉर्म में, तो वो भी भागने की कोशिश करता है, बिकॉज इट इज़ ए गैस। तो वो क्या करेगा, यहाँ से इस रास्ते से भागने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आया और इसके अंदर से ट्रैवल करेगा। ये रास्ता दिख रहा है, ये वाला जो रास्ता है, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ कि यहाँ से आया और ये रास्ते से इस ट्यूब में से जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस ट्यूब के ऊपर से क्या गया है, एक ठंडा पानी का एक और ट्यूब गया है, जो कि इस अंदर के हॉट गैस को, क्योंकि ये जो गैस होगा वो गरम गरम होगा। जैसे हम घर पे क्या करते हैं, कोई पानी उबालते हैं तो जो भाप बनता है वो गर्म होता है, स्टीम, तो वैसे ही गर्म होगा, लेकिन ठंडा पानी वहाँ से उसके ऊपर से सप्लाई गया तो उस स्टीम को वो क्या कर देगा, ठंडा कर देगा।
और आपको ये भी चीज़ पता होगा कि जब भी कोई हॉट वेपर ठंडा होता है तो वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से बूंद बाय बूंद जो है वो नीचे गिर जाएगा और इस फ्लास्क के अंदर एज ए पानी जो है वो जमा हो जाएगा। और ये जो पानी रहेगा वो कौन सा पानी रहेगा, ये डिस्टिल्ड वाटर रहेगा, ऐसा वाटर जो इतना प्योर है कि जिंदगी में इससे कोई प्योर पानी हो नहीं सकता। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो हमने क्या किया, जो मिक्सचर था हमारे पास सॉल्ट वाटर का, जिसमें पानी है, सॉल्ट है और एक मिक्सचर है, उसमें से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया। क्या सेपरेट कर दिया कि जब ये पूरा पानी इवापोरेट हो जाएगा, यहाँ पे जाके ठंडा होके पूरा प्योर पानी यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और इसके पास इस बीकर के अंदर, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नमक रह जाएगा। तो इस तरीके से नमक यहाँ से सेपरेट, पानी यहाँ से सेपरेट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। याद रखना क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन। समझ में आ गया। तो ये था पहला मेथड। अब एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल एक ऐसा फनल होता है, ये पूरा कांच का है, देखो ये जनरली इस्तेमाल होता है टू सेपरेट टू लिक्विड्स मिक्सचर, यानी दो या फिर दो से ज़्यादा कोई लिक्विड मिक्सचर है। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया केरोसिन, पेट्रोल ले लो, कोई केरोसिन ले लो, कोई ऑयल ले लो, और साथ में ले लिया पानी। उसको मैं बॉटल में डालूंगा, मिक्स करूंगा, तो एक टाइम पे वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, एक टाइम पे वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे वहाँ से उसमें जो ऑयल हमने डाला था वापस मुझे अलग करना है और पानी जो मैंने डाला था वो अलग करना है, तो कैसे करूँगा, उसके लिए ये मेथड है सेपरेटिंग फनल, जो कि बहुत आसान है। आप घर पे भी कर सकते हो बाय यूजिंग वाटर बॉटल, पानी का बॉटल इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो इसमें कैसे करना है, कांच का बॉटल है जो कि आप देख सकते हो, बॉटल जैसा शेप है इसका, फनल बोलते हैं इसको। यहाँ पे तो इसके अंदर पानी और केरोसिन रहेगा। और आपको पता ही है कि केरोसिन और पानी दो अलग अलग चीज़ है। केरोसिन यानी ऑयल है, वाटर एक पानी है, मतलब तो दोनों का डेंसिटी भी अलग होता है, भार जो होता है वो अलग अलग होता है। तो पानी अगर आप देखोगे हमेशा भारी होता है कंपैरेटिवली ऑयल से, क्योंकि अगर आप एक पानी के ऊपर ऑयल डालोगे तो ऑयल ऊपर तैरता है और पानी नीचे ही रहता है। तो इससे क्या पता चला कि ऑयल जो होता है वो उसका डेंसिटी कम होती है, हल्का होता है, इसके लिए वो ऊपर है। पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसके लिए पानी नीचे है। तो यहाँ पे पानी नीचे आ गया, आप नल खोलो, यहाँ से नल खोल दिया, पानी यहाँ पे गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा, यहाँ तक जब पानी आ जाएगा, यहाँ का जो पानी का लेवल है पूरा खत्म होते होते यहाँ तक आएगा, नल बंद कर दो, मतलब पूरा पानी आपने इसमें कलेक्ट कर दिया और जो अंदर बच जाएगा वो केरोसिन रहेगा। दूसरा बीकर लेके आ जाओ और वापस से नल खोलो और केरोसिन को कलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से कोई भी ऑयल, कोई भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सबको आप सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग द मेथड कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। बहुत ईजी है ये तो, ठीक है, कर सकते हो घर पे भी। कैसे करना है, बॉटल लेना है, थोड़ा सा ऑयल डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो और शेक कर दो, मिक्स हो गया। अब आपको कोई बोल दे कि ये पानी और जो ऑयल है इन दोनों को सेपरेट करके दिखाओ, तो आपको क्या करना है, ढक्कन खोलना है। सबसे पहले क्या निकलेगा, ढक्कन खोलोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा कि वाटर, वाटर निकलेगा, क्यों, डेंसिटी ज़्यादा है। तो वाटर बूंद बाय बूंद निकालने दो जब तक पूरा पानी नहीं निकल जाता। पूरा पानी निकल गया, ढक्कन बंद कर दो, फिर दूसरे साइड में जाओ और ढक्कन खोलो और दूसरे बर्तन में आप ऑयल कलेक्ट कर दो। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ आप सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। तीसरा चीज़ है जो कि है मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखा जाए तो देयर आर सो मेनी अलग अलग टाइप का मिक्सचर जो मैंने आपको बताया था। तो कुछ ऐसे मिक्सचर भी होते हैं जैसे टर्बिड वाटर। टर्बिड वाटर मतलब गंदा पानी, पानी है जिसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे, धूल मिट्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मिल्क हो सकता है, बटर मिल्क होता है, छाछ वगैरह जो भी है वो हो सकता है, इंक हो सकता है। ये सब क्या है, मिक्सचर है, जैसे मैंने बताया ये सब मिक्सचर है। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक गंदा पानी का बॉटल है तो उसके अंदर धूल मिट्टी डाला हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, उस गंदे पानी को, उस बॉटल को मैं एक जगह पे रख दूँ और 6-7 घंटा वैसे ही छोड़ दूँ, तो जो भी धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल, पत्थर का पार्टिकल जो भी रहेगा वो एकदम नीचे जाके सेटल हो जाएगा। आपको पता ही है कि कोई बॉटल के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर पहले आपने मिक्स किया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आप छोड़ दोगे तो वो जो पूरा कचरा था वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर जो रह जाएगा वो सादा पानी, साफ पानी रह जाएगा। लेकिन वो उतना साफ नहीं होता जितना दिखता है, लेकिन फिर भी साफ पानी तो दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अलग अलग करके दिखा दिया। लेकिन मिल्क के केस में, ब्लड के केस में, इंक के केस में या फिर बटर मिल्क के केस में ऐसा नहीं होता। दूध के अंदर भी छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो होते हैं, माइक्रोस्कोप अगर में देखोगे दिखाई देंगे। तो उसको कैसे सेपरेट करें, तो उसको अगर आप सेटल कर दोगे, यानी किसी एक ग्लास, एक बॉटल दूध भर के अगर आप रख दो, तो क्या उसका जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो दूध के अंदर होते हैं वो सेटल होकर नीचे बैठ जाएंगे क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं। आप चाहे उसको 4 दिन क्यों ना रख लो, वो सेटल नहीं होगा। तो उसके लिए अलग मेथड बना हुआ है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मेथड या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसमें होता क्या है, एक मशीन होती है जो गोल गोल घूमती है, फैन जैसा घूमता है हमारा, गोल गोल वैसा घूमता है। तो ये मशीन होता है और ये गोल गोल घूमता है। इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लगे रहते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ये रहा
एक टेस्ट ट्यूब ये रहा, इन दोनों में मिल्क भर दिया इसके अंदर, इन दोनों में मिल्क या फिर बटर मिल्क जो है भर दिया। अब ये जो मशीन है ये कनेक्टेड होता है किसी रोटर से, घूमने वाले मोटर से कनेक्टेड होगा, और ये गोल गोल घूमेगा। तो जैसे ये गोल गोल घूमेगा तो ये पहले ऐसे थे, ये जो दो टेस्ट ट्यूब नीचे ऐसा लटक रहे हैं ना, समझ लो ये मेरे हाथ है, ठीक है, दिख रहा है ये मेरे हाथ है। तो जैसे ही मैं गोल गोल घूमूंगा तो ये धीरे धीरे फैलेगा, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, इट पुश अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपको पता ही होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से कोई चीज जब गोल गोल घूमती है तो वो बाहर की तरफ पुश होती है। तो ये जो हाथ पहले ऐसे थे, ये दो हाथ जो दिख रहे हैं, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ जो ऐसे थे, वो धीरे धीरे खुल जाएंगे, यहां तक जाएंगे, और ये गोल गोल घूम रहा है। तो जैसे गोल गोल घूमेगा तो ये देखो इस तरीके से आ जाएंगे पोजीशन में, दिख रहा है, और ये गोल गोल घूम रहा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे दबाव आएगा, फोर्स इस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इस तरफ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स रहेंगे वो इतना फोर्स के कारण यहाँ तक पहुंचेंगे कि आप बोल नहीं सकते, और इतना फोर्स के कारण जो भी कोलाइडल पार्टिकल है वो यहाँ पे और यहाँ पे जमा हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर पाएंगे, और इसी मेथड को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। समझ में आया? बहुत ईजी था। अब चलते हैं एक आखिरी टॉपिक जो कि है मेथड ऑफ क्रोमैटोग्राफी। इस मेथड ऑफ क्रोमैटोग्राफी को बोला जाता है पेपर क्रोमैटोग्राफी भी, क्योंकि इसमें फिल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको पेपर क्रोमैटोग्राफी भी कहा जाता है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। क्या होता है, आप घर पे भी कर सकते हो, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक बीकर लेना है बड़ा सा, उसके अंदर एक फिल्टर पेपर ले लेना है रेक्टेंगल शेप का, ठीक है, और उसके ऊपर एक इंक, कोई भी पेन का या फिर मार्कर का एक इंक का डॉट लगा देना है, ठीक है, और उसको पानी में डाल के छोड़ देना है। वो भी कितने पानी में डाल के छोड़ना है, वो इंक के लेवल के नीचे वाले लेवल तक छोड़ देना है। तो जैसे ही आप छोड़ दोगे तो धीरे धीरे जो इंक के अंदर, क्योंकि इंक जो होता है वो अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। तो अगर आपको कोई इंक के अंदर के डिफरेंट कलर्स को ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो आप जैसे पानी में डाल के उसको छोड़ दोगे तो उसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग कलर्स जो है, जैसे जैसे पानी, पहले पानी यहाँ तक था, आपने यहाँ तक डुबाया, ठीक है, मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरे पास कोई पेज नहीं है, ठीक है, चलो यहाँ पे एक पेज है, मैं ले लेता हूँ, छोटा सा पेज है, देखो ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, कहीं से तो मिल गया है, यहाँ पे रखा हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, मार्कर तो है नहीं मेरे पास, तो समझ लो कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मारा, दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मारा, और पानी को भी आपने यहीं रखना है। तो जैसे जैसे क्या हो जाएगा, ये फिल्टर पेपर है तो पानी यहाँ पे पहले डूबा होता है, धीरे धीरे पानी जो है ऊपर चढ़ेगा, पानी जो है धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि फिल्टर पेपर उसको एब्जॉर्ब करेगा ना पानी को, तो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेगा। जैसे ही ऊपर चढ़ने लगेगा, उसके अंदर के जो अलग अलग कलर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो भी आपको इस पेपर पे दिखने लगेंगे, फैलते हुए दिखने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप अलग अलग कलर को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसी को बोला जाता है पेपर क्रोमैटोग्राफी, बाय मीन्स ऑफ विच हम लोग अलग अलग कलर ऑफ द इंक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे होता है, फार्मास्यूटिकल साइंस में होता है, लैबोरेटरीज में, कई सारी जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस दैट्स इट। इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहाँ पे एंड होता है, और पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। ऐसे ही और भी आगे के लेक्चर्स हम लाते रहेंगे, जिसमें हम आगे के चैप्टर्स आपको सिखाएंगे। तो बने रहना, प्यार देते रहना और थोड़ा ब्लेसिंग देते रहना, ताकि मेरी तबियत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।